हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिक्शन वर्स, जहां कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं जॉर्ज आर मार्टिन की अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर सीरीज के पहले भाग अ गेम ऑफ थ्रोन्स का रोमांचक चैप्टर 67। इस चैप्टर में हम देखेंगे सत्ता की उस खतरनाक राजनीति को जहां एक गलत कदम किसी की जिंदगी खत्म कर सकता है। यहां होंगे छल, चालें और वो फैसले जो वेस्टरोस के भविष्य को बदल देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब कहानी मोड़ लेने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं अ गेम ऑफ थ्रोन्स का चैप्टर 67। माइगोर के होल्डफास्ट के बीचों बीच उस ऊंचे टॉवर के कमरे में जहां सन्नाटा और अंधेरा गहरा था, सांसा ने खुद को पूरी तरह अंधेरे के हवाले कर दिया था। उसने अपने बिस्तर के चारों ओर पर्दे खींच दिए थे ताकि बाहर की रोशनी तक उसकी उदासी को न भेद पाए। वह सोती, जागती तो रो पड़ती और फिर से सो जाती। जब नींद नहीं आती तो कंबल में लिपटी कांपती रहती, दुख से, अकेलेपन से, उस याद से जो उसके दिल को चीर रही थी। नौकर चाकर आते जाते उसके लिए खाने की थालियां रखते, पर खाना देखना भी उसके बस से बाहर था। खिड़की के नीचे लगी मेज पर बर्तन वैसे ही जमा होते जाते, अनटच्ड, सड़ते हुए, और फिर नौकर उन्हें चुपचाप उठा ले जाते। कभी उसकी नींद इतनी भारी और बेदम होती कि उसमें कोई सपना नहीं आता, और जब वह जागती तो खुद को पहले से ज्यादा थका हुआ पाती। फिर भी यही पल सबसे बेहतर थे, क्योंकि जब सपने आते तो उनमें हमेशा उसके पिता होते। जागते हुए या सोते हुए बस वही चेहरा दिखता, स्वर्णकवच पहने सैनिकों का उसे जमीन पर पटकना, सेर इलीन का आगे बढ़ना, उसकी पीठ पर टंगे म्यान से आइस को निकालना, और फिर वो क्षण जब वो चाहती थी न देखे, चाहती थी कि नजर फेर ले, लेकिन जैसे उसके पैर जवाब दे चुके हों, वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी थी, पर फिर भी उसकी गर्दन नहीं मुड़ी। चारों ओर लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और उसका राजकुमार। उसने मुस्कुराया था। उस एक पल के लिए उसने खुद को सुरक्षित महसूस किया, पर बस एक दिल की धड़कन भर, क्योंकि फिर उसने वो शब्द कहे, और उसके पिता के पैर। बस वही याद रह गया, उनके पैर कैसे झटके से हिले थे जब सेर इलीन ने, जब तलवार ने। शायद मैं भी मर जाऊं, उसने खुद से कहा, और ये विचार उसे डराने के बजाय राहत देता लगा। अगर वह खिड़की से छलांग लगा दे तो उसका दर्द खत्म हो जाएगा, और आने वाले सालों में गायक उसकी पीड़ा के गीत गाएंगे। उसका शव नीचे पत्थरों पर टूटा पड़ा होगा, मासूम और मौन, उन सबको शर्मिंदा करने के लिए जिन्होंने उसे धोखा दिया था। वह बिस्तर से उठी, कमरे के पार जाकर खिड़की के पट खोले, लेकिन फिर हिम्मत जवाब दे गई। वह लौटकर बिस्तर में जा समाई, सिसकते हुए। जब नौकरानियां खाना लाती तो बात करने की कोशिश करती, पर वह जवाब नहीं देती। एक बार ग्रैंड मास्टर पाइसेल खुद आया, औषधियों और शीशियों का एक बक्सा लिए। उसने पूछा, क्या वह बीमार है? उसके माथे को छुआ, कपड़े उतरवाए, और जगह जगह हाथ रखकर जांच करने लगा, जबकि उसकी दासी ने उसे पकड़े रखा। जाते समय उसने उसे शहद मिश्रित पानी और जड़ी बूटियों का एक घूंट रोज पीने को कहा। सांसा ने पूरा ही उसी वक्त पी लिया और फिर सो गई। उसने सपना देखा, टॉवर की सीढ़ियों पर भारी कदमों की आहट, पत्थर पर चमड़े के घिसटने की डरावनी आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा हो, हर कदम और करीब। वह बस अपने दरवाजे के पीछे सिमटी सुनती रही, कांपती हुई। वह जानती थी ये सेर इलीन पेन है, हाथ में आइस लिए उसका सिर लेने आया है। भागने की कोई जगह नहीं, छुपने की कोई जगह नहीं, दरवाजा बंद करने का कोई तरीका नहीं। कदम थम गए। वह बाहर था, बिल्कुल बाहर, खामोश, अपनी मृत आंखों और गड्ढेदार चेहरे के साथ। तभी उसे एहसास हुआ, वह नग्न थी।
उसने झुककर अपने आप को हाथों से ढकने की कोशिश की और तभी दरवाजा चरमराकर खुलने लगा। तलवार का नुकीला सिरा भीतर झांकता। वह हड़बड़ाकर जागी, प्लीज प्लीज, मैं अच्छी बन जाऊंगी, प्लीज मत। लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। जब वे सचमुच उसे लेने आए तो वह आहट भी नहीं सुन पाई। दरवाजा सेर इलीन ने नहीं बल्कि उसका राजकुमार, अब राजा, जोफ्री ने खोला। वह बिस्तर में थी, सिकुड़ी हुई, पर्दे खींचे हुए, और उसे पता भी नहीं था कि ये दोपहर थी या आधी रात। पहले दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आई, फिर बिस्तर के पर्दे खींच दिए गए। उसने हाथ से रोशनी रोकी और उन्हें ऊपर खड़े देखा। तुम आज दोपहर दरबार में आओगी? जोफ्री ने कहा। नहा लो और वैसे कपड़े पहनो जैसे मेरी मंगेतर को पहनने चाहिए। उसके साथ खड़ा था सैंडर क्लेगन, भूरे रंग की सादी डबलेट और हरे ओढ़ने में। उसका जला हुआ चेहरा सुबह की धूप में और भी भयावह लग रहा था। उनके पीछे सफेद रेशमी चोगों में 2 किंग्स गार्ड के शूरवीर थे। सांसा ने कंबल अपनी ठुड्डी तक खींच लिया। नहीं, उसने सिसकते हुए कहा, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। अगर तुम खुद नहीं उठी और तैयार नहीं हुई, जोफ्री ने ठंडे स्वर में कहा, तो मेरा हाउंड तुम्हें बिस्तर से घसीटकर निकाल देगा। मैं आपसे विनती करती हूं, मेरे राजकुमार, मैं अब राजा हूं। डॉग, इसे बिस्तर से निकालो। सैंडर क्लेगेन ने उसे कमर से उठाकर पंखों वाले बिस्तर से बाहर खड़ा कर दिया। वह हल्के से ही सही, पर उसके संघर्ष को बेकार कर गया। कंबल नीचे गिर गया और उसके पतले सोने के गाउन के अलावा उसके तन पर कुछ न था। जैसा कहा है वैसा करो, बच्ची, हाउंड ने खरखराती आवाज में कहा। कपड़े पहनो। उसने लगभग नरमी से उसे अलमारी की ओर धकेला। सांसा पीछे हट गई। मैंने वही किया जो रानी ने कहा। मैंने वे खत लिखे जैसे उसने कहा था। आपने दया का वादा किया था। कृपया मुझे घर जाने दें। मैं कोई गद्दारी नहीं करूंगी। मैं अच्छी बनूंगी, कसम से। मेरे अंदर गद्दार का खून नहीं है। मुझे बस घर जाना है। और शिष्टाचार याद करते हुए उसने सिर झुका लिया। जैसा आपको अच्छा लगे, उसने कमजोर आवाज में जोड़ा। मुझे अच्छा नहीं लगता, जोफ्री ने कहा। माँ कहती हैं कि हमारी शादी अभी भी होगी तो तुम यहां रहोगी और मेरी बात मानोगी। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। सांसा चीख पड़ी, तुमने मेरे पिता का सिर काट दिया। वो गद्दार था। मैंने कभी उसे बख्शने का वादा नहीं किया, बस ये कहा था कि दया दिखाऊंगा, और दिखाई। अगर वो तुम्हारे पिता न होते तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर देता या चमड़ी उधेड़ देता, लेकिन मैंने उसे साफ मौत दी। सांसा ने उसकी ओर देखा और जैसे पहली बार सच में देखा हो, गहरे लाल शेरों से कढ़ा हुआ गद्देदार डबलेट, सुनहरे कपड़े का ऊंचा कॉलर वाला केप। उसे समझ नहीं आया कैसे उसने कभी उसे सुंदर समझा था। उसके होंठ बारिश के बाद कीड़ों जैसे नरम और लाल थे और उसकी आंखों में सिर्फ अहंकार और क्रूरता थी। मैं तुमसे नफरत करती हूं, उसने फुसफुसाया। जोफ्री का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। मेरी मां कहती हैं, राजा को अपनी पत्नी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। सेर मेरिन। उससे पहले कि सांसा कुछ समझे, शूरवीर ने उसका हाथ झटका और उसके कान पर दस्ताने वाला मुक्का मारा। उसे याद नहीं कि वह कैसे गिरी, पर अगली ही सांस में वह घुटनों के बल फर्श पर थी। कान में घंटियां बज रही थी। सेर मेरिन ट्रेंट उसके ऊपर खड़ा था। उसके सफेद रेशमी दस्ताने के पोर खून से सने हुए थे। अब आज्ञा मानोगी या फिर इसे दोबारा करवाऊं? सांसा का कान सुन्न हो चुका था। उसने हाथ लगाया और उंगलियों पर लाल खून लगा देखा। जैसा जैसा आप चाहें, मेरे स्वामी। आपकी कृपा, जोफ्री ने सुधारा। मैं तुम्हें दरबार में देखूंगा। वह मुड़कर चला गया। सेर मेरिन और सेर एरिस उसके पीछे पीछे निकले, पर सैंडर क्लेगन रुक गया। उसने उसे खींचकर खड़ा किया
थोड़ा दर्द बचा लो लड़की, और उसे वही दे दो जो वो चाहता है। क्या क्या चाहता है? कृपया मुझे बताओ। वो चाहता है कि तुम मुस्कुराओ, महकती रहो और उसकी लेडी लव बनो, हाउंड ने कहा। वो चाहता है कि तुम अपनी सारी प्यारी प्यारी बातें दोहराओ, जैसी सेप्टा ने सिखाई थी। वो चाहता है कि तुम उससे प्यार करो और उससे डरती भी रहो। जैसे ही वो चला गया, सांसा धीरे धीरे वापस फर्श पर पड़ी नरम घास जैसी रशेस पर बैठ गई। दीवार को यूं देखती रही मानो उसमें घूरने भर से उसका दर्द कम हो जाएगा। थोड़ी ही देर में उसकी दो दासियां चुपचाप और डरते डरते कमरे में दाखिल हुईं। सांसा ने शांत आवाज में कहा, मुझे नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए और इत्र, साथ ही थोड़ा पाउडर। इस चोट के निशान को ढकने के लिए उसके चेहरे का दाहिना हिस्सा सूज चुका था और धीरे धीरे दर्द बढ़ रहा था, लेकिन वो जानती थी कि जोफ्री उसे सुंदर ही देखना चाहेगा। गर्म पानी ने उसे विंटरफेल की याद दिला दी, अपने घर की, अपने लोगों की, और उस याद ने उसके अंदर कुछ हिम्मत लौटा दी। अपने पिता की मौत के दिन से उसने खुद को साफ नहीं किया था, और जब पानी गंदला होकर काला सा हो गया तो उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर पर कितना मैल और खून जम चुका था। दासियों ने उसके चेहरे से खून धोया, पीठ की मैल घिसकर निकाली, उसके घने भूरे लाल बालों को धोकर इतनी बार कंघी किया कि वे लहरों की तरह उछल पड़े। सांसा ने उनसे बस आदेशों में बात की और कुछ नहीं। वे लैनिस्टर घराने की सेविकाएं थीं, उसकी नहीं, और वो उन पर भरोसा नहीं करती थी। कपड़े पहनने का वक्त आया तो उसने हरे रंग का रेशमी गाउन चुना, वही जो उसने टूर्नामेंट के दिन पहना था। उसे याद आया उस रात जोफ्री ने कितना शाही और विनम्र बर्ताव किया था। शायद यह गाउन देखकर वह भी वही याद करे, और शायद उसके साथ नरमी से पेश आए। उसने अपना पेट संभालने के लिए छाछ का एक गिलास पिया और कुछ मीठे बिस्कुट खाए। दोपहर होते होते सर मेरिन वापस आ गया। इस बार उसने अपनी चमचमाती सफेद कवच पहनी थी, सोने से बनी आकृतियों वाले इनामेल के स्केल्स, सुनहरे सूर्य चिन्ह वाला ऊंचा हेलमेट, और पैरों, हाथों व सीने पर भारी स्टील की प्लेटें। उसकी काली मखमली चोगा सुनहरी कढ़ाई से बंद थी। हेलमेट से वाइजर हटाया गया था, जिससे उसका सूजा और थका हुआ चेहरा साफ दिख रहा था। आंखों के नीचे ढीली थैलियां, होंठों पर सदा चिपकी कड़वाहट, और जंग लगे भूरे बालों में बिखरे सफेद रेशे। मेरी देवी, उसने सिर झुकाकर कहा, जैसे उसने 3 घंटे पहले उसे पीटा ही न हो। महाराज ने आदेश दिया है कि मैं आपको सिंहासन कक्ष तक ले जाऊं। सांसा ने ठंडे स्वर में पूछा, क्या उन्होंने यह भी कहा कि अगर मैं मना कर दूं तो तुम मुझे फिर मारोगे? क्या आप जाने से इनकार कर रही हैं, मेरी देवी? उसकी नजरों में कोई भाव नहीं था। उसने उस चोट की ओर देखना तक जरूरी नहीं समझा जिसे उसी ने दिया था। तभी सांसा को समझ आया, वह उससे न नफरत करता है, न प्रेम। उसके लिए वो बस एक वस्तु थी। नहीं, उसने धीरे से कहा और खड़ी हो गई। उसके अंदर उबाल था। वो चाहती थी कि वह आदमी भी वही दर्द महसूस करे जो उसने उसे दिया। चाहती थी उसे चेतावनी दे कि जब वह रानी बनेगी तो उसे देश निकाला देगी। लेकिन उसे याद था हाउंड की सलाह, इसलिए बस इतना बोली, मैं वही करूंगी जो महाराज आदेश देंगे। जैसा मैं करता हूं, शेर मेरिन ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, लेकिन तुम सच्चे शूरवीर नहीं हो, शेर मेरिन। अगर यह बात हाउंड से कही होती तो वह हंस पड़ता। सांसा जानती थी कोई और आदमी शायद उसे गालियां देता, उसे चुप रहने को कहता या माफी मांगता, मगर शेर मेरिन ट्राक्ट। उसे तो परवाह ही नहीं थी। सिंहासन कक्ष की ऊंची बालकनी पर सांसा अकेली खड़ी थी, सिर झुकाए, अपनी आंखों में आंसू रोके। नीचे लोहे के सिंहासन पर बैठा जोफ्री अपने हिसाब से न्याय बांट रहा था। 10 में से 9 मामले उसे उबाऊ लगते और उन्हें वो अपनी परिषद को सौंप देता। लॉर्ड बेलिश, ग्रैंड मास्टर पाइसेल या रानी सरसी ही निपटाते।
लेकिन जब वह खुद फैसला करता तो उसकी मां भी उसे नहीं रोक पाती। एक चोर को लाया गया। जोफ्री ने सेर इलिन से उसका हाथ काटने का आदेश दिया। वहीं सबके सामने दो शूरवीर जमीन के झगड़े में आए। उसने आदेश दिया कि अगले दिन वे तलवार से लड़कर इसका फैसला करेंगे, मौत तक। एक औरत अपने प्रेमी के शव की मांग लेकर गिड़गिड़ाई, जिसे राजद्रोह में मारा गया था। जोफ्री ने कहा, अगर तुम गद्दार से प्यार करती थीं, तो तुम भी गद्दार हो, और उसे काल कोठरी में भिजवा दिया। लॉर्ड स्लिंट अपने बेढंगे मेंढक जैसे चेहरे के साथ हर फैसले पर सहमति में सिर हिला रहा था। सांसा ने उसे घूरा, याद करते हुए कि कैसे उसने उसके पिता को सेर इलिन के सामने गिराया था। उसका दिल चाहता कि कोई नायक उसे भी गिराए और उसका सिर काट दे, मगर अंदर की आवाज ने कहा, यहां कोई नायक नहीं। अंतिम मामला एक मोटा सराय गायक का था, जिसने राजा रॉबर्ट का मजाक उड़ाने वाला गीत बनाया था। जोफ्री ने उसे गाने को मजबूर किया। गाना सुअर के साथ रॉबर्ट की लड़ाई पर था, लेकिन कुछ हिस्सों में लगता मानो रानी पर तंज हो। गाना खत्म होने के बाद जोफ्री ने कहा, वह दयालु बनेगा। गायक अपनी उंगलियां या जीभ इनमें से एक रख सकता है। कार्यवाही खत्म होते ही सांसा ने राहत की सांस ली, लेकिन मुसीबत अभी बाकी थी। जैसे ही वह बालकनी से उतरी, नीचे सीढ़ियों के पास जोफ्री, हाउंड और सेर मेरिन उसका इंतजार कर रहे थे। उसने ऊपर से नीचे तक उसे परखा। तुम अब पहले से बेहतर दिख रही हो। धन्यवाद महाराज, उसने कहा। खोखले शब्द, लेकिन वे उसे संतुष्ट करने को काफी थे। मेरे साथ चलो, उसने आदेश दिया। उसका हाथ थामते हुए, वो हाथ जो कभी सांसा के दिल को धड़कने पर मजबूर कर देता था, अब उसकी त्वचा को सिहरा देता था। जोफ्री बोला, मेरा जन्मदिन जल्द आने वाला है। एक बड़ा भोज होगा और उपहार। तुम मुझे क्या दोगी? मैंने नहीं सोचा महाराज। महाराज कहो, उसने तीखे स्वर में टोका। तुम वाकई बहुत मूर्ख हो, मेरी मां कहती है। उसके शब्द अब भी उसे चुभते थे, चाहे जितना कुछ भी बदल गया हो। जोफ्री ने कहा, मैं तुम्हें जल्द ही गर्भवती कर दूंगा। अगर पहला बच्चा मूर्ख निकला तो तुम्हारा सिर काट दूंगा और एक समझदार औरत से शादी करूंगा। तुम कब तक बच्चे जनने लायक हो जाओगी? सांसा ने नजरें फेर ली। सेप्टा मोडेन कहती हैं, ज्यादातर रईस लड़कियों को 12-13 की उम्र में उनका समय आ जाता है। जोफ्री ने सिर हिलाया और उसे गेट हाउस की ओर ले गया, जहां से सीढ़ियां किले की प्राचीर पर जाती थी। सांसा का दिल बैठ गया। वह समझ गई कि वो कहां ले जा रहा है। नहीं, उसकी आवाज कांप उठी। कृपया मत कीजिए, मैं विनती करती हूं। जोफ्री ने होंठ भींच लिए। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि गद्दारों के साथ क्या होता है। मैं नहीं जाऊंगी। नहीं, उसने सिर हिलाया। मैं सर मेरिन से कह सकता हूं कि तुम्हें घसीटकर ले जाए। तुम चाहोगी नहीं कि ऐसा हो। बेहतर होगा जो मैं कह रहा हूं वही करो। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। सांसा डर के मारे पीछे हट गई और सीधे हाउंड से जा टकराई। करो लड़की, सैंडोर क्लेगैन ने कहा और उसे राजा की ओर धकेल दिया। उसके चेहरे के जले हुए हिस्से पर हल्की सी ऐंठन आई और सांसा को जैसे बाकी शब्द भी सुनाई दे गए। वो चाहे कुछ भी हो, तुम्हें ऊपर ले ही जाएगा, तो वही करो जो वो चाहता है। उसने खुद को मजबूर किया कि राजा जोफ्री का हाथ थाम ले। सीढ़ियां चढ़ना जैसे किसी डरावने सपने में फंसना था। हर कदम पर ऐसा लगता मानो पांव गहरे कीचड़ से खींच रही हो। और सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। 1000 पर 1000 सीढ़ियां, और ऊपर दीवारों पर इंतजार कर रहा था डर। ऊंचे प्राचीरों से नीचे पूरी दुनिया फैली हुई थी। सांसा ने देखा विसेन्या की पहाड़ी पर ग्रेट सेप्ट ऑफ बेलोर, जहां उसके पिता मरे थे। दूसरी ओर ड्रैगन पिट के जलेजुल से खंडहर। पश्चिम में लाल सूरज आधा गेट ऑफ द गॉड्स के पीछे छिपा था। पीठ के पीछे नमकीन समुद्र और दक्षिण में मछली बाजार,
घाट और ब्लैक वाटर रश की घूमती हुई लहरें। उत्तर की ओर सिर्फ शहर की गलियां, मोहल्ले, पहाड़ियां और पत्थर की दूर दूर तक फैली दीवारें। फिर भी वह जानती थी कि इनके पार खेत, जंगल और उससे भी आगे विंटरफेल खड़ा है। क्या देख रही हो? जॉफ्री ने कहा। मैं तुम्हें यही दिखाना चाहता था। प्राचीर का मोटा पत्थर सांसा की ठुड्डी तक आता था। हर 5 फुट पर तीरंदाजों के लिए जगह काटी हुई थी। उन खांचों के बीच लोहे की कीलों पर सिर टांगे गए थे ताकि उनका चेहरा शहर की ओर रहे। सांसा ने उन्हें आते ही देख लिया था, लेकिन उसने नजरें सूरज और गलियों पर टिका दी। वो मुझे सिर देखने को मजबूर कर सकता है, लेकिन मुझे देखने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, उसने सोचा। ये तुम्हारे पिता हैं? जॉफ्री ने कहा। कुत्ते, इसे घुमाओ ताकि ये देख सके। सैंडोर ने बाल पकड़कर सिर घुमा दिया। सिर को तार में डुबोकर बचाया गया था। सांसा ने उसे शांत नजरों से देखा, या यूं कहो कि देखा ही नहीं। ये पिताजी जैसे दिखते भी नहीं। ये असली भी नहीं लगता। कितनी देर देखना है? जॉफ्री निराश सा हुआ। बाकी देखना चाहोगी? अगर आपकी कृपा हो, उसने कहा। वो उसे सिरों की पंक्ति के पास ले गया। ये खाली जगह मेरे अंकल स्टैनिस और अंकल रेनली के लिए है। पुराने सिर पहचानने लायक नहीं बचे थे। एक सिर की ओर इशारा कर जॉफ्री बोला, ये तुम्हारी सेप्टा है। सांसा जानती थी कि सेप्टा मोर्डेन के साथ क्या हुआ, फिर भी उसने पूछा, उसे क्यों मारा? वो तो देवी देवताओं की सेविका थी। वो गद्दार थी। फिर वो मुस्कुराया, लेकिन वो ताना था, तोहफा नहीं। तुम्हारा भाई भी गद्दार है, जॉफ्री बोला। तुम्हें उसका सिर दूंगा। अचानक सांसा के भीतर एक पागलपन उमड़ा, शायद मेरा भाई मुझे तुम्हारा सिर दे। जॉफ्री का चेहरा सख्त हो गया। एक सच्ची पत्नी अपने स्वामी का मजाक नहीं उड़ाती। शेर मेरिन, सिखाओ इसे। घुटनों से पकड़कर उसने उसका सिर स्थिर किया और 2 बार थप्पड़ मारा, पहले बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं और ज्यादा जोर से। होंठ फट गया, खून आंसुओं में मिल गया। तुम्हें रोना बंद करना चाहिए, जॉफ्री बोला। हंसने पर तुम ज्यादा सुंदर लगती हो। सांसा ने मुस्कुराने की कोशिश की ताकि फिर चोट न पड़े, लेकिन राजा ने सिर हिला दिया। खून पोंछ लो, तुम गंदी लग रही हो। उसने सोचा, बस एक धक्का देना है। वो यहीं खड़ा है, बस एक धक्का। चाहे मैं भी साथ गिर जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर आओ, लड़की। सैंडोर झुक गया और उसके फटे होंठ से खून पोंछने लगा, इतनी नरमी से जितनी उसके जैसे आदमी से उम्मीद नहीं थी। पल चला गया। सांसा ने नजरें झुका ली। धन्यवाद, उसने कहा। वो एक अच्छी लड़की थी और हमेशा अपने शिष्टाचार याद रखती थी। अब सवाल ये है, अगर आप सांसा की जगह होते तो क्या आप जॉफ्री को धक्का देते या चुप रहते? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाते रहें।